मैं वसीम अहमद आपका ईएमएस कैंपस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट, जो कि बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका कंपटीशन में काफ़ी यूज है। तो हम शुरू करते हैं इंटरमीडिएट की फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये हमें जानना जरूरी है कि हमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इंटरमीडिएट का फर्स्ट यूनिट है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैंने हेडिंग डाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, यानी इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये तो पता चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम स्टडी करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगते हैं, तो आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेंगे। अब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तभी लग सकता है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा तभी लग सकता है। यानी हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक तरीके से स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज एंड इट्स बिहेवियर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप बाइफरकेट करें, तो आइए हम बाइफरकेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, यानी इसको हम दो भागों में तोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी स्टडी ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे चार्ज एट रेस्ट, यानी जो चार्ज है हमारा रुका हुआ हो, तो हम इसको कहेंगे चार्ज एट रेस्ट। और इसको जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज हमारा रुका हुआ है, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन, और इसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज इन मोशन, यानी हमारा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में है। तो इसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए मैं इसकी हिंदी में आपको बताते चल रहा हूं। इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इसको हम कहते हैं गतिज वैद्युतिकी। ठीक है, चलिए तो हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको स्टडी किसकी करनी है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टडी करनी है तो आपको ये समझना है इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है। पहले तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रो को हम ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्ज, और स्टैटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है रेस्ट, यानी कि रुका हुआ, यानी चार्ज हमारा रुका हुआ है। हमने आपको बताया चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कितने फ्रेगमेंट में हम तोड़ सकते हैं, तो जरा देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको स्टडी करना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी स्टडी हमको करनी है। नेक्स्ट जो हमको करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव। तीसरी जो स्टडी हमको करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, गॉस थ्योरम। और लास्ट में हम यहां पे स्टडी करेंगे कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर, इसको हम कहते हैं हिंदी में संधारित्र। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा चार्ज रुका हुआ है तो हम इसको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इन चैप्टर की स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, और कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज जो हमारा है वो जो है रुका नहीं है, वो मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है।
अब मूव करने की भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए मूव में दो कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट जो होता है चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करे, यानी चार्ज में जो मोशन हो रहा है वो उसमें त्वरित गति हो रही है, और दूसरा जो हमारा चार्ज मूव कर रहा है वो विद कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी हमारा चार्ज जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक समान गति से मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो माना जाता है। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक्सेलरेशन मोशन में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अब हमको देखना है कि अगर चार्ज हमारा जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड हमको पढ़ना है मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, थर्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी आप इसको कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। यानी अगर चार्ज हमारा मूव करे लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव करे जिसमें कि एक्सेलरेशन जीरो हो, तो इसमें हमको इन टॉपिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगला जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जो चार्ज हमारा मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन में है, यानी एक्सेलरेशन जो है जीरो ना होकर के उसका कुछ एक्सेलरेशन है। तो ऐसी कंडीशन में आप याद रखिएगा कि हमको इसमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हमको चार्ज की स्टडी करनी होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करनी होती है। अब चार्ज दो कंडीशन में हो सकता है। फर्स्ट चार्ज एट रेस्ट हो सकता है, यानी चार्ज हमारा रुका हुआ हो सकता है, उसको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको स्टडी करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की, गॉस थ्योरम और संधारित्र। फिर हम करते हैं चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज हमारा रुका ना होकर के गतिमान अवस्था में है। ये दो कंडीशंस में इसको जिसमें स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज होता है और डायनेमिक मतलब होता है कि यानी मोशन, यानी वो गतिमान है। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया कि चार्ज हमारा मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, यानी चार्ज में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। तो इस कंडीशन में हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, और जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो AC है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में कर रहा है यानी त्वरित गति कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी और हमको पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये मैंने आपको एक रे डायग्राम बनाया है, एक फ्लो डायग्राम बनाया है, चार्ट बनाया है, जिससे जो है आप पूरा जो है ये फर्स्ट यूनिट की स्टडी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बाद शुरू करेंगे अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इसमें जो फर्स्ट हेडिंग हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी चार्ज क्या होता है। पहले ये जानना जरूरी है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज अगर आपको डिफिनीशन इसकी बोला जाए तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड
एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर आपसे कोई कहता है कि डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब थोड़ा सा हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो गया। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर से एसोसिएट है। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक पदार्थ से ये एसोसिएटेड होता है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, यानी ये उत्पन्न करता है, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का, यानी वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव का। तो हिंदी में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी जो विद्युत आवेश है, वो किसी पदार्थ से संबंधित एक गुण है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यानी वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया हुआ मैटर। तो हम पहले मैटर की ही बात कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, या इसको मटेरियल भी आप इसको कह सकते हैं, मटेरियल। अब आपको पता है मैटर क्या होता है, क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है कि मैटर वह है जिसमें भार होता है या जो स्थान घेरता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर जाएं कि मैटर किससे मिलकर के बना होता है, तो मैटर जो मिलकर के बना होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। यानी हमारा जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कोई घर बनाना है तो उसमें छोटी छोटी ब्रिक्स लगती है, उसी तरीके से अगर आप कोई भी मैटर लेते हैं, अब मैटर में सॉलिड लिक्विड है, आपको बताया गया होगा कि मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस होता है। 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी अगर आप लेते हैं तो वो किससे मिलकर के बना होगा? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। तो ये जो इमेजनरी है, ये सब चीज़ें इमेजनरी हैं, आपको इमेजिन नहीं करना। यहाँ हम आपको एटम नहीं दिखा पाएंगे कि एटम क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा एटम को दिखाते हैं कि एटम क्या है। तो देखिए, आपको बताया जाता है कि ये बीच का पार्ट होता है एटम का, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं ढेर सारी। इस ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके बाहर आउटर ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पे जो चार्ज होता है, कि बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब आपकी बात प्रोटॉन की कर लेते हैं कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर कोई आपसे पूछता है तो ये होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर कोई आपसे पूछ दे कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बता दिया, यहाँ प्रोटॉन का मास और चार्ज बता दिया। तो एक और बच गया न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, और लेकिन इसका मास होता है, यानी न्यूट्रॉन पे चार्ज भले ही ना हो लेकिन इसका मास होता है, और वो मास जो होता है प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हमें एक ऑर्डर दीजिए, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये आप ऑर्डर जरूर याद रखिएगा।
ठीक है, तो इतनी बातें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी कि एटम क्या है। एक चीज और याद रखिएगा, आप कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, अगर वो न्यूट्रल है तो उसकी भी एक कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, सपोज दैट ये बॉडी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल के कब होगा? आपको मैंने अभी बताया कि 3 चीजें होती है किसी भी एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कोई कहे न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो जो हमारा ये एटम होगा ये न्यूट्रल होगा। अब अगर हम इसमें वेरिएशन करेंगे तो इस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, जो कि हम अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे आता है, क्या आता है। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हमें शुरू करना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है याद रखिएगा कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के प्रकार। पता है आपको कि चार्ज 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो आपसे कोई पूछेगा कि प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या, तो आप कहेंगे प्लस प्लस लाइक चार्ज है, या माइनस माइनस चार्ज के बीच में, तो जो लाइक चार्ज होते हैं यानी एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। माइनस माइनस के बीच में भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्लस प्लस के बीच में भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब आपसे पूछा जाएगा प्लस और माइनस अगर ले लें हम, यानी जो डिसलाइक चार्ज होते हैं, यानी अलग प्रकार के जो चार्ज होते हैं, यानी एक प्लस चार्ज हो दूसरा माइनस चार्ज हो, तो अगर इसकी आप बात करें तो इनके बीच में याद रखिएगा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, निगेटिव नेगेटिव को भी क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है ये कैसा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। पहली दूसरी बात याद रखिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है। ठीक, तीसरी बात याद रखिएगा कि चार्ज की डायमेंशन क्या होती है। तो आपको पता है चार्ज की डायमेंशन की अगर हम बात कर लें तो Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I जो है करंट है और T टाइम है। तो अगर हम बात करें I की तो I करंट, करंट को हम A से दिखाते हैं, A फॉर एम्पियर, और T जो है टाइम है तो इसको कैपिटल T से। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डायमेंशन, तो डायमेंशन आपका हो जाएगा AT। तो ये आपका डायमेंशन हो गया चार्ज का। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणुकता या क्वांटीकरण। तो जरा इसको हमको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, यानी परमाणुकता या क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिएगा। तो अगला टॉपिक समझना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी क्वांटीकरण या परमाणुकता। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। अब जब भी आप ट्रांसफर करेंगे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बेचारे न्यूक्लियस के अंदर कैद रहते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैद रहते हैं, यानी आप जब भी ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का ही करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास जो है ये न्यूट्रल एटम थे, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल से एटम हमारे पास है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको दे दिया। यानी इस पर अगर कोई आपसे पूछेगा चार्ज कितना हुआ, तो आप कहोगे सर प्लस ई, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस पर चार्ज हमेशा पॉजिटिव आता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन आप देते हैं उस पर चार्ज नेगेटिव आता है। तो इस पर आपसे कोई पूछेगा चार्ज कितना आया, तो आप कहोगे सर माइनस ई, यानी जहां से चार्ज निकाला आपने उस पर प्लस ई, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाला है, और इसी इलेक्ट्रॉन को इसको ले जाकर के दिया हुआ है, तो इस पर जो है माइनस ई आ जाएगा। हो सकता है आपने एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, तब इस पे चार्ज आएगा प्लस 2e, इसको ले जाकर के दिया तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस 2e।
आपने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर चार्ज आ जाएगा +3E, और इसको ले जा करके दिया तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -3E। यानी आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में इजेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। कोई आपसे कहे कि यहाँ से क्या हम 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इसको दे सकते हैं, तो आप कहोगे नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, याद रखिएगा, सबसे छोटा चार्ज है नेचर में, स्मॉलेस्ट चार्ज है। और जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो इसके मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में ही देंगे। यानी हमारा एक फॉर्मूला बनेगा Q = NE। अब ये Q पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, और ये Q माइनस भी आ सकता है, तो इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया Q = NE। यानी इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटीकरण या परमाणुकता। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है और उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। बहुत हायर लेवल पे क्वार्क की बात की जाती है, क्वार्क की, तो हाँ यहाँ पे फिलहाल हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे स्टडी करना है। तो हम याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में ही किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। यानी 1 2 3, यानी अगर आपने कभी कैलकुलेशन किया और n की वैल्यू 1.5 आ गई तो याद रखिएगा कि ये जो सवाल है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि n जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी, इंटीजर वैल्यू ही आएगी। यानी यहाँ पे जो n आपको दिख रहा है ये कोई इंटीजर है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, शुरू करते हैं। वो है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब है, इस क्वांटाइज का मतलब हमको समझना है। तो सपोज दैट दो बॉडी है जो कि न्यूट्रल बॉडी है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉडी को चार्ज करना है, तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज अगर आपको इस बॉडी को करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको देंगे। तो सपोज दैट यहाँ से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जब भी किसी बॉडी से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और इसको ले जा करके दे दिया, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इस पे पूछा जाएगा चार्ज कितना आएगा, तो आप कहेंगे +E, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, इसको दिया है, तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, कितना आएगा -E। फिर आपसे कहा जाएगा यहाँ से 1 और इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो चार्ज इस पर आएगा +2E। इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा -2E। फिर आपने यहाँ से 1 और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया सपोज दैट, तो ये आ गया +3E, और यहाँ पे आपने निकाला तो ये आ गया -3E। यानी आपने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस बॉडी पे पाया प्लस चार्ज E, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे चार्ज आया -E। इसी तरीके से आप चार्ज निकालते जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। ये जो वैल्यू आपको देखना है ये मल्टीपल इंटीग्रल है, यानी E का मल्टीपल इंटीग्रल है। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। यानी जो भी चार्ज आएगा बॉडी पे वो इस E का मल्टीपल इंटीग्रल आएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो बना Q = +- क्योंकि चार्ज प्लस में भी हो सकता है माइनस में, N × E। E क्या है, E को मैंने आपको बताया, E की वैल्यू फिक्स होती है, E की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और N क्या है, N है सम इंटीग्रल वैल्यू, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकता है। कभी भी याद रखिएगा कि इस n की वैल्यू 1.5 या 2.5 यानी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जब भी आएगा वो मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में ही आपको आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। तो आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि चार्ज में आप इलेक्ट्रॉनों को ही ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको जो है आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो जो ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का ही करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी आप यहाँ समझ गए होंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज एंड चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, चार्ज जो होता है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। विद मास मतलब कोई भी चार्ज होगा तो उसमें मास जरूर होगा। तो इसी वजह से आप देखिएगा कि हम हमेशा जो है Q/m के बारे में बात करते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश इसको कहते हैं। और ये खूब पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं बता दूं, Q/m इलेक्ट्रॉन का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.76 इंटू 10⁻+11 कूलाम पर किलोग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि Q/m की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इसको विशिष्ट आवेश कहते होती है 1.76 इंटू 10⁻11। अब आप आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो चार्ज जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, चार्ज इज स्केलर, यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक अदिश राशि है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। Q रेस्ट और Q मोशन ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी किसी चार्ज को अगर आप रेस्ट कंडीशन में देखेंगे तो वो वैल्यू उतनी होगी जितना Q जो है मोशन में है। इसके ठीक अपोजिट मास, अगर हम बात करें मास जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, यानी मास वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है m = m0 1-√v²/c²। याद रखिएगा, यानी ये जो मास है ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कब? जब वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सके, तब ये ऐसी कंडीशन में होगा। अगर वेलोसिटी काफ़ी कम है, यानी हम c से कंपेयर ना कर पाए, यानी ये वेलोसिटी काफ़ी कम है कंपैरिजन टू c, यानी प्रकाश की चाल से काफ़ी कम है, तब ऐसी कंडीशन में जो मास होता है ये लगभग इक्वल होता है m0 के। m और m0 को भी समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास, यानी कि विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान। और ये है आपका डायनेमिक मास। तो याद रखिएगा, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है मास और चार्ज में, कि मास वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है जबकि चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ जा रहे हैं चार्ज के बारे में। अभी तक हमने चार्ज की प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली लगभग जो है। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखे जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, यानी चार्ज जो होता है वो संरक्षित होता है, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी हमारा चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। इसको अगर समझना है तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ये है बॉडी
A B C D E F। A पर +5 कूलम चार्ज था, B पे +2 कूलम चार्ज था, C पे -1 कूलम चार्ज था। अब एक जो चार्ज था वो प्लस कूलम से चेंज हो गया, D पे जो चार्ज हो गया सपोज दैट 5 से चेंज होकर के +3 कूलम बचा। यहाँ पे B पे +2 कूलम चार्ज था, तो B से E यानी चार्ज बदल गया। अब B से जो E पे चार्ज बदल गया वो आ गया +1 कूलम, और C पे -1 कूलम चार्ज था। तो आपसे पूछेगा बताइए इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जाएगा सपोज दैट। तो मैं आपको बता दूं इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व है, यानी हम चार्ज को ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको देख लें। तो +5 कूलम चार्ज +2 कूलम चार्ज, तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +5 +2 और इसको आप करेंगे तो -1, तो आप 5 में 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7, और 7 में से 1 चला जाएगा तो ये आ जाएगा +6 कूलम चार्ज। अब इसको जरा देखते हैं कि ये जो है इसकी Q की वैल्यू कितनी होगी। तो +3 कूलम, ये कितना है, ये है आपका +1 कूलम। ये मुझे नहीं पता तो इसको मैं Q मान लेता हूं। तो आप देख लीजिए 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6। तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू जो आएगी वो +2 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर +6 है तो इस पे भी जो है +6 ही आना चाहिए। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, सॉल्व हम इसको करते हैं तो +5 +2 -1 इक्वल करेंगे 3 +1 +Q। आप सॉल्व कर लीजिए, 7 -1 इक्वल टू 3 +1 यानी ये 4 +Q। इसको इधर लाइए, 6 -4 इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू आपकी आ गई +2। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की तरफ। तो बच्चों हम लोगों ने एक रे डायग्राम देखा, हम लोगों ने चार्ज की डिफिनीशन देखी, इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो चार्ज से रिलेट होती है। अब अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो आइए मैं बता दूं आपको चार्ज की यूनिट। तो Q फार्मूला होता है Q = I × T। I इज द करंट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एंड T इज द टाइम, यूनिट होती है सेकेंड। तो यूनिट आ गया एम्पियर सेकेंड। ठीक, ये SI यूनिट है, लेकिन ये फेमस एक और है कूलम। कूलम इज ए SI यूनिट ऑफ चार्ज। इसके अलावा 2 यूनिट्स है जो गॉसियन सिस्टम में है, यानी पहली ये जो यूनिट है वो है ESU CGS सिस्टम में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट CGS सिस्टम में। एक होता है EMU इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो जाहिर सी बात है ESU और कूलम में रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। अब आपसे कहा जाएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, बट आपको कह देगा ESU में निकालिए। तो आपको मैंने बताया कि कूलम को अगर ESU में बदलना तो इतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1 कूलम यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁹ से। तो चेक करिए, यानी ये हो जाएगा 4.8 × 10⁻10 ESU। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज आपसे ESU में पूछा जाता है तो ये वैल्यू आती है 4 × 10⁻10 ESU। अगला है EMU कि एक EMU और एक कूलम में है। तो याद रखिएगा 1 कूलम बराबर होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। यानी एब्सोल्यूट कूलम भी यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको 2 मैंने यूनिट बताया, एक बताया ESU
एक बताया एब्सोल्यूट कूलम और एक मैंने आपको बताया कूलम। तो 3 यूनिट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। और यहीं पे डायमेंशन भी देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यू जो होता है आई के लिए ए हो जाएगा और टाइम के लिए टी हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगा ए टी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों अब हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो फर्स्ट मेथड आपको पढ़ना है वो है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा। सेकंड जो मेथड आपको पढ़ना है वो है बाई कंडक्शन यानी चालन के द्वारा, ठीक है, या इसको आप थ्रू कांटेक्ट भी कह सकते हैं, यानी हम दो बॉडी को टच में ले आएंगे कांटेक्ट में, और यानी चालन द्वारा। और जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है वो है बाई इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा। यानी 3 ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं बाई फ्रिक्शन। इसमें जो है बाई फ्रिक्शन में हमको क्या करना है, यानी दो बॉडी को हम एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे। तो अगर हम एक बॉडी ये है और ये दूसरी बॉडी है सपोज दैट, और दोनों को एक दूसरे पे रब कर रहे हैं, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे पहुंच जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर चार्ज प्लस आता है और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर चार्ज माइनस आता है। तो ये जो बॉडी है ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। याद रखिएगा अमाउंट सेम होगा लेकिन नेचर डिफरेंट होगा, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी हो गया बाई फ्रिक्शन, ठीक। अब हम अगला प्रोसेस देखते हैं बाई कंडक्शन, यानी हम किसी बॉडी को कैसे जो है कंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बॉडी ये है और ये दूसरी बॉडी है। अब हम इसको एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है सपोज दैट, और ये जो बॉडी है इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं। तो जब हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे सपोज दैट ये हमने कांटेक्ट में लाया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। मैंने आपको ये बताया था कि यानी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो ये चार्ज इस पर आ जाएगा। अब चार्ज का अमाउंट क्या होगा या इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बॉडी क्या इसी के शेप और साइज की है। अगर ये बॉडी इसी के शेप और साइज की है तो चार्ज जो है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट साइज की हैं तो अलग अलग चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि चार्ज का जो नेचर होता है वो सेम होता है, इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे एक पे प्लस तो दूसरे पे नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ये प्लस है तो दूसरा भी प्लस ही होगा, ये माइनस है तो इस पे भी माइनस ही चार्ज आएगा। तो ये यहाँ पे बाई कंडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम अंतिम जो है अपना प्रोसेस देखेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत प्रेरण के द्वारा, यानी हम प्रेरण के द्वारा कैसे किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। तो तीसरा प्रोसेस हम देखते हैं। तो आइए हम तीसरा प्रोसेस देखते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा, कि कैसे किसी वस्तु को प्रेरण के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज दैट ये हमारे पास कोई प्लेट है, इसको हमने किसी भी बैटरी से एक पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू जोड़ दिया और इस पे चार्ज आ गया प्लस। अब हम इसके सामने एक दूसरी प्लेट लेकर के आएंगे, तो जो दूसरी प्लेट होगी ये अनचार्ज होगी। तो याद रखिएगा जब भी किसी चार्ज बॉडी के सामने अगर हम अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो इस दूसरे अनचार्ज बॉडी पे इक्वल बट अपोजिट नेचर का चार्ज आता है और इसकी दूसरी सरफेस पे पॉजिटिव, यानी इसका अपोजिट आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सपोज दैट अर्थिंग हम कर देते हैं, तो ये सारा चार्ज जो होता है वो अर्थ में चला जाएगा। तो यानी कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। क्या खास बात है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आया, अपोजिट नेचर आया, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्लेट पे जब इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी हमने इसको बॉडी को इससे टच नहीं करवाया तब भी इस पर जो बॉडी पे चार्ज आ गया, इस प्रोसेस को कहते हैं कि बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चार्ज के बारे में जो मैंने सारी बातें बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग आपको जो है कमेंट के ज़रिए ही एक नया वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।